परावर्तन तथा इसके नियम। हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें वस्तु की सतह से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। जब प्रकाश पुंज माध्यम की सतह से टकराती है और इस पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इसे परावर्तन कहते हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा परावर्तन को समझें। एक समतल दर्पण लीजिए, एक तीव्र लेजर पॉइंटर लीजिए। ध्यान रखिए कि यह किसी की आंखों की ओर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब लेजर को अपने दाहिने हाथ की ओर से दर्पण की ओर प्रक्षेपित कीजिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लेजर का प्रकाश हमारे बाईं ओर प्रतीत होता है, जबकि पॉइंटर अब भी दाहिने हाथ की दिशा से जा रहा है। इसे परावर्तन कहते हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं। प्रकाश की किरण जो किसी सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो परावर्तन के पश्चात वापस लौटती है परावर्तित किरण कहलाती है। अब समतल दर्पण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए कागज पर रेखाएं खींचिए। दर्पण पर आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु से दर्पण को प्रदर्शित करने वाली रेखा से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए। इस रेखा को उस बिंदु पर परावर्तक तल पर अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण या कोण आई कहा जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण या कोण आर कहा जाता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। नियमित तथा विसरित परावर्तन। समतल दर्पण को देखिए। क्या आपने समतल दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरणों को देखा है? आइए हम इसकी जांच करें। समतल दर्पण की ओर आती हुई प्रकाश की किरणों को देखिए। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर गिरती हैं तो वे परावर्तित हो जाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि परावर्तन के पश्चात किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नियमित परावर्तन में समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही रहती हैं। हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं जैसे पुस्तक, पेंसिल, मेज आदि की सतह पॉलिश किए हुए सतह के समान समतल सतह की नहीं होती हैं। इस प्रकार की सतह को अनियमित सतह कहते हैं। जब समांतर प्रकाश की किरणें अनियमित आकृति पर गिरती हैं तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित अथवा अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हमने परावर्तन तथा इसके नियमों के विषय में समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हम दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार देख पाते हैं। पुनः एक ड्राइंग बोर्ड लेकर इस पर एक शीट लगा दीजिए। इस पर एक रेखा खींचिए और इस रेखा पर एक दर्पण रख दीजिए। इस पर 2 अभिलंब किरणें खींचिए। जिन बिंदुओं पर अभिलंब तथा दर्पण की रेखा मिलती है उन्हें अ तथा स से चिन्हित कीजिए। दर्पण के एक ओर दर्पण पर 2 लेजर प्रकाश इस प्रकार प्रक्षेपित कीजिए कि उनमें से एक अ पर आपतित हो तथा दूसरा स पर आपतित हो। 2 परावर्तित किरणें प्राप्त होंगी। अपने मित्र से पेंसिल की सहायता से आपतित तथा परावर्तित किरणें खींचने के लिए कहिए। अब कल्पना कीजिए कि जहां से परावर्तित किरणें आ रही हैं वहां पर मानव नेत्र है। आंख को वस्तु कहां दिखाई देगी? वस्तु दर्पण के पीछे दिखाई देगी क्योंकि
यदि आप परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वे एक बिंदु ढ पर मिलती हैं। अतः हमारे नेत्र के लिए वस्तु दर्पण के पीछे स्थित होगी। ठीक इसी प्रकार मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है, जैसा कि यह दर्पण में बनता है। ऐसे प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों को बढ़ाकर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई विस्तार अथवा प्रतिछेदन नहीं होता है। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता होता है। अब अपने हाथ में कलम लेकर दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। कलम का प्रतिबिंब दर्पण में देखिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु है। प्रतिबिंब पार्श्व भाग से उल्टा है, अर्थात बायां भाग दाहिना तथा दाहिना भाग बायां हो जाता है। तल के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का हो सकता है। नियमित परावर्तन: जब परावर्तक सतह समतल और चिकना हो तो तल के प्रत्येक बिंदु से परावर्तित प्रकाश सदैव एक दूसरे के समांतर होता है। विसरित परावर्तन: जब परावर्तक सतह अनियमित हो तब तल के प्रत्येक बिंदु से परावर्तित प्रकाश की किरणें समांतर नहीं होती हैं। बहु प्रतिबिंब: जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो आप किस प्रकार जांच कर पाते हैं कि नाई ने आपके बाल आपकी इच्छानुसार ही काटे हैं, क्योंकि आप अपने पीछे नहीं देख सकते हैं। नाई हमारे सिर के पीछे एक दर्पण रखता है और तत्पश्चात हम अपने सामने रखे दर्पण में अपने बालों की स्टाइल देख पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसे हम एक क्रियाकलाप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। दो समतल दर्पण लीजिए। एक दर्पण पर अ तथा दूसरे दर्पण पर ब अंकित कीजिए। उन्हें एक दूसरे से 90 अंश पर रखिए। अब दोनों दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आप क्या देखते हैं? हम सिक्के के 3 प्रतिबिंब देखते हैं। 3 प्रतिबिंब किस प्रकार बने? वास्तव में एक दर्पण में बना एक प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करता है, अतः हमें 2 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। साथ ही दोनों दर्पणों के प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पणों में दिखाई देते हैं, अतः हमें 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसे बहु प्रतिबिंब निर्माण अथवा बहु परावर्तन कहते हैं। अब हम वापस अपने उदाहरण पर आते हैं। हमारे सिर के पीछे लगा दर्पण हमारे बालों का प्रतिबिंब बनाता है, जो हमारे सामने रखे दर्पण के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, और हम अपने सामने वाले दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब देखते हैं। इसी प्रकार पेरिस्कोप का एक दर्पण जो शीर्ष पर होता है, वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाता है, जो हमारे नेत्र के निकट रखे दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है, और हम उस दर्पण में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं। यदि हम दोनों दर्पणों के बीच का कोण परिवर्तित करते हैं तो हमें अनेक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। 2 समतल दर्पणों के बीच के कोण के आधार पर बहु प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक सूत्र है जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अंश बटा थीटा घटा 1। इसका अर्थ है कि यदि कोण थीटा 180 अंश के बराबर है तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 होगी। यदि कोण 60 अंश है तो प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या की अवधारणा के आधार पर कैलिडोस्कोप में असंख्य सुंदर पैटर्न बनते हैं। कार्डबोर्ड का एक बेलन लीजिए। 3 समतल दर्पण लीजिए जिनकी चौड़ाई कार्डबोर्ड बेलन के व्यास के बराबर हो तथा लंबाई बेलन की लंबाई से कम हो। दर्पण की 3 पट्टियों को एक दूसरे से 60 अंश पर व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज को कार्डबोर्ड बेलन के भीतर डालिए।
बेलन के एक सिरे को बटर पेपर से ढक दीजिए। त्रिकोणीय दर्पण के भीतर कुछ रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। इसके दूसरे सिरे को भी एक काले चार्ट पेपर से ढक दीजिए। काले चार्ट पेपर पर एक छिद्र बनाइए। आपका कैलिडोस्कोप तैयार है। अब आप कैलिडोस्कोप द्वारा निर्मित रंगीन पैटर्न का आनंद ले सकते हैं। मानव नेत्र का आकार। हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं जिनसे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं। नेत्र हमारे संवेदी अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतः इसकी रचना तथा कार्यविधि को समझना महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार है। हमारे नेत्र को किसी चोट से बचाने के लिए उसकी बाहरी सतह पर एक मोटा आवरण होता है। सामने की ओर एक पारदर्शी भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना होती है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। आइरिस के रंग के कारण ही हमारे नेत्रों का रंग परिभाषित होता है। आइरिस में एक द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के आकार को परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि प्रकाश की मात्रा अधिक है तो परितारिका पुतली के आकार को छोटा कर देती है, परंतु यदि प्रकाश मध्यम है तो परितारिका उचित ढंग से देख पाने के लिए फैल जाती है। पुतली के पीछे हमारे नेत्र का लेंस होता है। यह उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा हमारे नेत्र के पिछले भाग में स्थित एक पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क की दृक् तंत्रिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। रेटिना में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, शंकु तीव्र प्रकाश तथा रंग की संवेदना के लिए, शलाकाएं मंद प्रकाश की संवेदना के लिए। रेटिना पर एक अंध बिंदु होता है जो किसी भी प्रकाश की संवेदना ग्रहण नहीं करता है। यह रेटिना तथा तंत्रिका कोशिकाओं की संधि पर स्थित होता है जहां कोई भी संवेदी कोशिका नहीं पाई जाती है। रेटिना पर बना कोई भी प्रतिबिंब अचानक लुप्त नहीं होता है। रेटिना पर इसका प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी वस्तु के 1 सेकंड में 16 से अधिक प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारे नेत्र को वे प्रतिबिंब चलते फिरते दिखाई देते हैं। चलचित्र में इसी का प्रयोग किया जाता है। हमें 1 सेकंड में लगभग 24 चित्र क्रम से दिखाए जाते हैं, अतः हम चलता फिरता चित्र देखते हैं। आइए हम इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक कार्डबोर्ड लीजिए। इसमें एक सीध में 2 छिद्र बनाइए। इन छिद्रों में से एक डोरी गुजरने दीजिए। कार्डबोर्ड के एक ओर किसी चिड़िया का चित्र चिपका दीजिए, दूसरी ओर एक पिंजरे का चित्र चिपका दीजिए। अब कार्डबोर्ड को तेजी से घुमाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि जो ही हम कार्डबोर्ड को तेजी से घुमाते हैं तो चिड़िया पिंजरे में दिखाई देती है। यदि घूमने की गति कम होगी तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देगा। नेत्रों की देखभाल। हमारे नेत्र निकट की वस्तुओं की भांति ही दूर रखी वस्तुओं को भी सुगमता से देख सकते हैं। आदर्श तौर पर हमारे नेत्र अनंत पर स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि देखने की निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। परंतु आयु में वृद्धि तथा कुछ नेत्र दोषों के कारण कुछ लोग इस सीमा में नहीं देख पाते हैं। आइए हम इन दोषों के विषय में परिचर्चा करते हैं। कुछ लोग निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतिम बेंच पर बैठे आप अथवा आपका मित्र ब्लैकबोर्ड पर लिखी गई सामग्री को देखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कुछ लोग दूर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु निकट की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाते हैं। उदाहरणार्थ, जब आप अथवा आपका मित्र पुस्तक अथवा समाचार पत्र पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन दोनों कठिनाइयों का निराकरण
चश्मा निर्माता द्वारा निर्देशित लेंस अथवा चश्मा पहनकर किया जा सकता है। आयु में वृद्धि के कारण कभी-कभी नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है और लोग उचित ढंग से नहीं देख पाते हैं। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है और इसका इलाज नेत्र के लेंस को ऑपरेशन द्वारा प्रतिस्थापित करके किया जा सकता है। हमारे नेत्र हमारे लिए वरदान है। हमें इसे सुरक्षित रखने की विधियों के विषय में जानना चाहिए। किसी तीव्र चमकीली वस्तु जैसे सूर्य को बिना धूप के चश्मे आदि के नहीं देखना चाहिए। अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। नेत्रों को धूल आदि से मुक्त करने के लिए नियमित रूप से धोना चाहिए। कभी हाथों से आंखों को मलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कीटाणु आपके नेत्रों को संक्रमित कर सकते हैं। नेत्रों को रतौंधी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन ए युक्त भोजन जैसे गाजर, हरी सब्जियां, पपीता, अंडे आदि का सेवन करना चाहिए। इस विश्व में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी दुर्घटना, बीमारी अथवा जन्म से ही अपने नेत्र खो दिए हैं। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता के लिए लुई ब्रेल ने, जिन्होंने स्वयं एक दुर्घटना में अपने नेत्र खो दिए, एक पद्धति